हेलो बच्चों, आज हम देख रहे हैं कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस निशस्त्रीकरण की राजनीति। तो निशस्त्रीकरण का अर्थ आप जानते हो, यानी शस्त्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना या शस्त्रों का उपयोग जहाँ वर्जित हो तो उसको निशस्त्रीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो निशस्त्रीकरण के लिए कब कब प्रयास किए गए ये हमने देखा था कि सन 1952 में संयुक्त राष्ट्र ने निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना की थी, और जिसमें परंपरागत और अणु दोनों प्रकार के हथियारों के नियमन के संदर्भ में संधि का प्रारूप बनाने का दायित्व सौंपा गया था। ठीक है, निशस्त्रीकरण आयोग को संयुक्त राष्ट्र ने 1952 में संयुक्त राष्ट्र के दायित्व सौंपा था। ठीक है, कि नियमन परमाणु हथियारों के नियमन के संदर्भ में संधि। तो इसका 1963 में आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, ठीक है, ये पहली इसकी संधि थी जो निशस्त्रीकरण के संबंध में थी। यह सन 1963 में इस संधि थी। तो इसे अमेरिका और ब्रिटेन और सोवियत संघ इसके सदस्य थे। ये जो आयोग बना तो अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ इसके सदस्य थे। बाद में अनेक राष्ट्रों ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर लिए। आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी परमाणु हथियारों का या सामरिक हथियार जो है उनका परीक्षण आंशिक या बहुत ही कम तौर पर उनका किया जाएगा। तो पहले तो अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ इसके सदस्य थे, लेकिन बाद में अनेक राष्ट्र भी इसमें शामिल हो गए। ठीक है, तो अगला आता है परमाणु अस्त्र अप्रसार संधि। ठीक है, पहली आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि जो 1963 में हुई। फिर इसके बाद आता है परमाणु अप्रसार संधि, तो यह 1968 में की। और इस संधि के मुख्य प्रावधान थे कि हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र परमाणु ऊर्जा के विषय में कोई भी जानकारी गैर परमाणु राष्ट्रों को नहीं देंगे। ठीक है, यानी अन्य राष्ट्र जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है और जो बनाने के इच्छुक हैं, तो जिनके पास परमाणु हथियार है, परमाणु ऊर्जा के संबंध की जिनके पास सामग्री है या जानकारी है, वो अन्य राष्ट्रों को नहीं देंगे। ठीक है, अगला है बच्चों सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि। तो इसको साल्ट 1 और साल्ट 2 के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये 1977 में साल्ट 1 की और 1979 में साल्ट 2 पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, अमेरिका और सोवियत रूस ने इस संधि में हस्ताक्षर किए थे। और इस संधि में यह शर्त थी कि दोनों महाशक्तियों के पास प्रक्षेपक जो हैं, तो प्रक्षेपास्त्रों से सुरक्षा के लिए दो दो केंद्र होंगे। ठीक है, यानी दोनों देशों के पास केवल प्रक्षेपास्त्र से सुरक्षा के लिए दो दो केंद्र होंगे, एक राजधानी में और दूसरा जो है अंतर्द्वीपीय क्षेत्रों में होगा। अब इसके बाद आती है सामरिक अस्त्र कटौती संधि। सामरिक अस्त्र कटौती संधि जो कि सन 1991 में हुई थी। ठीक है, तो 1991 में नए सिरे से शुरू हुई, जब 31 जुलाई 1991 को अमेरिका और सोवियत संघ ने ऐतिहासिक सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जबकि अमेरिका और सोवियत रूस ने सामरिक परिसीमन अस्त्र कटौती पर हस्ताक्षर किए थे। उस समय इस संधि का मतलब ये संधि आई थी। ठीक है, तो इस संधि के द्वारा दोनों महाशक्तियाँ अपने परमाणु हथियारों में 30% की कटौती करने के लिए सहमत हो गई थी। दोनों महाशक्तियाँ अपने परमाणु हथियारों में 30% की कटौती करने के लिए सहमत हो गई थी। तो उस समय के जो राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश और सोवियत के राष्ट्रपति थे गोर्बाचोव, इन्होंने इसे वास्तविक कटौती बताया था। और अमेरिका ने अपने परमाणु हथियारों को 12,000 से घटाकर 9,000 कर दिया था, और सोवियत रूस ने 11,000 से घटा के 7,000 करने का फैसला लिया था। इसके बाद आती है बच्चों स्टार्ट 2 संधि, जो कि 3 जनवरी 1993 को हुई थी। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी बातें थी? इसमें ये थी कि 1 जनवरी 2003 तक अमेरिका और रूस प्रत्येक के सामरिक आक्रामक हथियार 3,000 से 3,500 तक इकाई होना चाहिए। ठीक है,
यानी इससे अधिक नहीं होना चाहिए इनके सामरिक या समर भूमि के जो हथियार हैं, तो यहाँ से अधिक नहीं होना चाहिए। और इसका आशय था कि संधि द्वारा वर्तमान परमाणु हथियारों में 2/3 कटौती इसमें की गई थी। ठीक है, अगला है समग्र परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। समग्र परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, ठीक है, तो इसे CTBT के नाम से जाना जाता है। CTBT के नाम से समग्र परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, जो कि 1996 में की गई थी। ठीक है, तो यह निशस्त्रीकरण की दिशा में एक नवीनतम कदम था। तो जेनेवा में जो सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो इस संधि पर विचार किया गया था, परंतु इसमें कोई आम सहमति नहीं बन पाई थी। ठीक है, भारत और कुछ अन्य राष्ट्रों ने इसे विवेदनकारी मानते हुए इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। क्या? समग्र परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, समग्र परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। इसमें कौन कौन सी बातें थी CTBT में? संधि किसी प्रकार के परमाणु परीक्षण का निषेध करती है। संधि के अंतर्गत संधि के उल्लंघन के लिए अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण प्रणाली की स्थापना का भी प्रावधान इसमें रखा गया था। ठीक है, और इसके लिए 201 स्थानों पर संयंत्र लगाए जाएंगे। ये था कि जो 1000 टन से अधिक शक्तिशाली भूमिगत, वातावरणीय और जलगत परमाणु परीक्षण का पता लगाया जा सकेगा। ठीक है, तो CTBT नाम से आई ये संधि आई 1996 में। ठीक है, अगला बच्चों हम देख रहे हैं अपरंपरागत या मानव सुरक्षा। देखा आपने कि किस तरह से संयुक्त राष्ट्र ने निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना की थी, जिसका कार्य था कि शस्त्रों के कम से कम उपयोग पर संधियां कराना और कम से कम परीक्षण के लिए दोनों महाशक्तियों की संधियां या दोनों की आपस में वार्ताओं से जो है परमाणु परीक्षण पर या शस्त्रों के उपयोग पर नियंत्रण लगाना। तो इसे कहा गया निशस्त्रीकरण। अगला है अपरंपरागत या मानव सुरक्षा, ह्यूमन सिक्योरिटी। तो सुरक्षा के लिए आधुनिक या अपरंपरागत दृष्टिकोण को मानव सुरक्षा के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत वे विषय आते हैं जो राज्य की सुरक्षा से प्रत्यक्ष या तो संबंध नहीं होते, लेकिन राज्य की सुरक्षा को एक परोक्ष यानी इनडायरेक्ट रूप से, डायरेक्ट इनका संबंध नहीं होता राज्य की सुरक्षा से, लेकिन ये इनडायरेक्ट रूप से राज्य की सुरक्षा को ये प्रभावित करते हैं। तो मानव सुरक्षा की जो अवधारणा है वो सैन्य खतरे से भी परे होती है। ठीक है, और इसमें अनेक ऐसे तत्व होते हैं जो कि मानव अस्तित्व को प्रभावित करते हैं। और यह मतलब यह जो अवधारणा जो है उसके 3 प्रश्न हमारे सामने, इस अवधारणा से 3 प्रश्न आते हैं कि क्या सुरक्षित किया जा रहा है, किसी खतरे से सुरक्षित किया जा रहा है, या अभिष्ट सुरक्षा के लिए प्राप्ति के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। ठीक है, क्या हमें सुरक्षित किया जा रहा है राज्य द्वारा, या किसी खतरे से सुरक्षित किया जा रहा है, या हमारी और देश की रक्षा के लिए, अभिष्ट सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। तो सुरक्षा की जो परंपरागत अवधारणा है उसमें राज्य और अन्य सरकारी संस्थाओं की सुरक्षा अभिष्ट होती है, परंतु सुरक्षा की अपरंपरागत धारणा में मनुष्य के अस्तित्व से जुड़ी स्थितियों की सुरक्षा ही अभिष्ट यानी मुख्य होती है। ठीक है, आगे है मानव सुरक्षा समकालीन सुरक्षा अध्ययनों में एक महत्वपूर्ण इकाई रही है। ठीक है, यानी समकालीन जो सुरक्षा के अध्ययन है वर्तमान में, तो उनमें मानव सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। मानव सुरक्षा की अवधारणा ने इस अवधारणा के समक्ष चुनौती प्रस्तुत की है जो सुरक्षा को राज्यता की संदर्भित करती है। ठीक है, तो इसके विपरीत मानव सुरक्षा की अवधारणा मनुष्य की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को केंद्र में मानते हुए राज्य के भीतर लोगों की असुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, मनुष्य की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को केंद्र में मानती है और राज्य के भीतर लोगों की सुरक्षा पर राज्य का ध्यान केंद्रित करती है।
राज्य के जो लोग हैं उनका जीवन सुरक्षित होना चाहिए। और यह कोई नई अवधारणा नहीं है। उदारवाद के राजनीतिक दर्शन ने 17वीं शताब्दी में सुरक्षा और समानता को राज्य व्यवस्था में आधारभूत मूल्य माना था। यानी ये अवधारणा बहुत प्राचीन है, ये अवधारणा कोई नई अवधारणा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से सुरक्षा के लिए राज्य क्या उपाय कर रहा है, यह अपने नागरिकों को कितना सुरक्षित रख रहा है। ठीक है, तो इस सुरक्षा के जो विद्वान है सुरक्षा को लेकर, जिनके विचार सुरक्षा संबंधी हैं, तो वो ये है कि इस बिंदु पर सभी एक मत हैं कि मानव की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, परंतु वे इस विषय में अलग अलग उनका मत है कि मनुष्य से जुड़े किसी खतरे पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाए। ठीक है, उनका इस संदर्भ में मानव सुरक्षा की संकुचित और बृहत यानी बड़ी अवधारणा जो है उसकी चर्चा आवश्यक हो जाती है। संकुचित धरातल पर मानव सुरक्षा का अर्थ है कि मनुष्यों की युद्ध और हिंसा से रक्षा करना। ठीक है, यानी मानव सुरक्षा का अर्थ क्या है कि मनुष्यों की युद्ध और हिंसा से रक्षा करना, और इसे भय से स्वतंत्रता, चाहे वह यथार्थ में हो या काल्पनिक रूप में परिभाषित किया जा सकता है। भय से यानी हमें किसी तरह का खतरा नहीं होना चाहिए, अपनी जान को लेके, अपनी सुरक्षा को लेके मन में ये भय नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि बृहद धरातल पर सुरक्षा का अर्थ मात्र भय से स्वतंत्रता नहीं है, इसमें मानव सुरक्षा का आशय यानी मतलब है आवश्यकताओं से स्वतंत्रता। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हो कि आज के विश्व का ध्यान इसी अवधारणा पर केंद्रित है कि मानव सुरक्षा आयोग ने 2003 में जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो उसमें यह मत व्यक्त किया है कि मानव सुरक्षा का लक्ष्य मानव जीवन के मूलभूत मूल्यों की इस प्रकार से रक्षा करना है जिससे मानव स्वतंत्रता और मानव पूर्णता के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो जो यूएनडीपी थे, यूएनडीपी, ठीक है, 1994 में जारी यूएनडीपी में मानव सुरक्षा की निम्न बिंदुओं को जो है उसमें चर्चा की गई है। आर्थिक सुरक्षा है, खाद्य सुरक्षा है, स्वास्थ्य सुरक्षा है, पर्यावरण सुरक्षा है, व्यक्तिगत सुरक्षा है, सामुदायिक सुरक्षा है और राजनीतिक सुरक्षा है। तो उसकी चर्चा इसमें की गई है। ठीक है, अब आता है वैश्विक गरीबी। तो वैश्विक धरातल पर सबसे बड़ी समस्या जो है वो है गरीबी की। विश्व की जनसंख्या वर्तमान में 650 करोड़ है और जिसके अगले 25 वर्षों में 700 से 800 करोड़ होने की संभावना है। तो विश्व की संपूर्ण जनसंख्या का आधा हिस्सा मात्र 6 राष्ट्रों में है। विश्व की जितनी जनसंख्या है उसका आधा हिस्सा 6 राष्ट्रों में, भारत, चीन, नाइजीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडोनेशिया। ठीक है, इन 6 देशों में विश्व की आधी जनसंख्या इन्हीं 6 देशों में है। तो उच्च प्रति व्यक्ति आय, उच्च साक्षरता दर और कम जनसंख्या राज्य को धनवान बनाती है। ठीक है, प्रति व्यक्ति की अधिक आय, अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति और कम जनसंख्या हो तो ये वह राज्य धनवान होता है, और जबकि अल्प प्रति व्यक्ति आय, धीमी समृद्धि दर, अल्प साक्षरता यह राष्ट्र को निर्धन बनाती है। ठीक है, तो गरीबी का अर्थ क्या है? गरीबी का अर्थ है कि धन का अभाव यानी धन का नहीं होना। तो लोगों के पास अगर इतना पैसा नहीं है कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, जो अति आवश्यक है उनकी पूर्ति कर सकें, तो उसे गरीब माना जाता है। और अपने भौतिक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। अगर हमें जीना है, अपने शरीर को सुरक्षित रखना है और हमें अपना जीवन आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है। तो ऐसे लोगों की विशाल संख्या है जिन्हें कि दिन में एक बार भी भोजन नहीं मिल रहा है, पहनने को कपड़े नहीं मिल रहे हैं,
जो गंदी बस्तियों और पेड़ों के नीचे रहकर अपना जीवन निकाल रहे हैं। तो यह गरीबी की पुरातन और परंपरागत अवधारणा है। नई अवधारणा जो है उसके अनुसार क्या है, गरीबी का अर्थ मात्र धन का अभाव नहीं है, वरन सामुदायिक बंधनों, साझे संसाधनों और पहुंच तथा आध्यात्मिक मूल्यों की तंगी भी गरीबी की परिधि में आते हैं। यानी सामुदायिक बंधन जो हैं, साझे हैं, संसाधनों तक पहुंच है और आध्यात्मिक मूल्यों की तंगी भी गरीबी की श्रेणी में माने जाते हैं। ठीक है। गरीबी के संदर्भ को देखते हुए विश्व के राष्ट्रों को 3 वर्गों में, विकसित या संपन्न देश, जहाँ गरीबी बिल्कुल नहीं है। ठीक है। गरीबी को देखते हुए राष्ट्र को 3 भागों में बांटा है विश्व को। तो विकसित देश, विकासशील देश, विकसित देश, विकासशील देश और अल्प विकसित देश। ठीक है। तो विकासशील देश जहाँ गरीबी की समस्या है लेकिन गरीबी मिटाने के जहाँ प्रयास किए जा रहे हैं, और अल्प विकसित या विपन्न जहाँ गरीबी के कारण किसी प्रकार का विकास हो पाना कठिन है। और अधिकतर धनी देश विश्व के कहाँ पे हैं, उत्तर में है, और विकासशील या अल्प विकसित राष्ट्र विश्व के दक्षिण में है। तो इसी से विकसित और विकासशील देशों के बीच वार्ता को उत्तर दक्षिण संवाद कहा जाता है। उत्तर के देश जो हैं विकसित हैं, धनी हैं, बाकी प्रति व्यक्ति आय अधिक है, जनसंख्या कम है और वहाँ साक्षरता भी अधिक है, तो वो विकसित देश कहलाते हैं। और जो विकासशील या अल्प विकसित देश हैं तो वहाँ जनसंख्या बहुत अधिक है, साक्षरता कम है और प्रति व्यक्ति आय जो है वो भी बहुत कम है। तो इस तरह से उत्तर में धनी देश जो है और दक्षिण में विश्व के अल्प विकसित देश हैं। तो जब कभी इनमें वार्ता या संधि या सम्मेलन होते हैं तो उत्तर दक्षिण संवाद के नाम से इनको संबोधित किया जाता है। ठीक है। तो विकासशील राष्ट्रों के भी 2 वर्ग हैं। पहला उन राष्ट्रों का जिन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था का नियमन कर लिया है, जिससे कि आर्थिक समृद्धि की दर ऊंची होती जा रही है। उन्होंने अर्थव्यवस्था का क्या है, एक उन्होंने तरीका फिक्स कर लिया है कि हमको इतना इसमें लगाना ही है, तो उनकी आर्थिक समृद्धि की दर उनकी ऊंची उठती जा रही है। और दूसरी तरफ ऐसे अल्प विकसित राष्ट्र हैं जो अपनी अर्थव्यवस्था का नियमन नहीं कर पाए हैं और गरीबी से लगातार वो जूझ रहे हैं। ठीक है। और निर्धन या अल्प विकसित राष्ट्र असुरक्षित होते हैं क्योंकि कोई धनी देश उन्हें वित्तीय सहायता देकर उन्हें अपने निकट कर लेता है और उसका शोषण करता रहता है। तो इस तरह से राष्ट्रों को गरीबी के आधार पर बांटा गया है। ठीक है। विकसित, अल्प विकसित और विकासशील। ठीक है। इस तरह से इनको बांटा गया है। अगला आता है बच्चों स्वास्थ्य एवं शिक्षा। स्वास्थ्य एवं शिक्षा। तो विश्व में स्वस्थ जीवन, लंबी आयु और इनके लिए जरूरी स्वास्थ्य और पोषण की सुविधाओं को उपलब्धता हो तो वह विकास की श्रेणी में माना जाता है। क्या स्वस्थ जीवन हो, लंबी आयु हो और इनके लिए भी जो स्वास्थ्य संबंधी और पोषण संबंधी जो सुविधाएं हों वो पूरी तरह से उपलब्ध हों, तो इसे विकास का मापदंड माना जाता है। किसी भी समाज के समग्र आर्थिक क्रियाकलापों का केंद्र बिंदु उसमें रहने वाले मनुष्य की शारीरिक और मानसिक बेहतरी होती है। तो यह न केवल व्यक्तियों को निजी उपलब्धियां दिलाने का माध्यम बनाती है, अपितु वह देश और समाज को भी नई ऊंचाइयों और उपलब्धियां प्रदान करती है। ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार विकसित देशों में लोग जहां अधिक खाने से मौत का शिकार हो रहे हैं, वहीं गरीबी के देश भूख, कुपोषण, महामारी, जनसंख्या वृद्धि और असुरक्षित यौन संबंधों के कारण ही असमय मौत का शिकार ये देश हो रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से स्वास्थ्य और शिक्षा प्रत्येक देश की पहली आवश्यकता है। ठीक है। वहाँ के जनता की पहली आवश्यकता है और इनके लिए साधन जुटाना उस राष्ट्र का कर्तव्य होता है।